ठीक है, करें स्टार्ट। देखो हम ये वाला थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें कर रहे हैं हम एमपी सेट 2024। ठीक है, अब देखो सबसे पहला प्रश्न आपके पास ये था मैथ्स वाला कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कितने में उसने बेचा, कितना दे रखा है 500 रुपए। और वो ही बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो उसने किसी वस्तु को किसी कीमत पे खरीदा होगा, मतलब कम पे ही खरीदा होगा, और वो बोल रहा है कि उसको कितने परसेंट का लाभ हो गया है 25% का, तो वो ये बोल रहा है कि उसने कितने में खरीदा होगा, उल्टा पूछना चाह रहा है। वैसे जनरली क्या पूछता है कि किसी ने कोई वस्तु खरीदी इतने रुपए में और इतने में बेच दी तो कितना लाभ हुआ, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, पर अब थोड़ा सा उल्टा पूछना चाह रहा है, मैथमेटिकली थोड़ा है। तो सुनो उल्टी रिवर्स है। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी किसी को लाभ होता है, क्या होता है लाभ, तो लाभ कब बोलेंगे जब हम ज्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, ये वाला। अब देखो ये तो हमें पता ही नहीं है, ये हमें पता है और ये हमें पता है, अब ये भी नहीं पता, इसमें भी इसका परसेंट पता है। तो परसेंट जब भी, जैसे इसका लाभ का मुझे परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको, अगर फॉर्मूला बनाओगे तो ही आपका काम बनेगा। लाभ का परसेंट निकाल रहा हूं, देखो तो ऊपर तो लाभ ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा लाभ, ऊपर तो लाभ ही आ गया। अब सुनो बात, नीचे क्या आएगा, कितने पे मैंने खरीदा तो उस पर ही तो लाभ हुआ है, तो नीचे आएगी कॉस्ट प्राइस। बात समझ आ गई। इनटू क्या आ जाएगा 100, क्योंकि क्या निकाल रहा हूं मैं परसेंट। अब ये फॉर्मूला लगाओगे आप, फिर सोल्व करोगे तो देखो आपको पी निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर इतना लंबा अगर आप करने गए, हो सकता है कुछ ना कुछ गलती हो गया, आप निबड़ जाओ। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था, जब भी इस प्रकार का, जब भी परसेंट लाभ वाला फॉर्मूला दे रखे हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कोई भी एक दे रखे, तब एक फॉर्मूला बताया था कि जैसे सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता था हमने पढ़ा था ऊपर, कि 100 में ऊपर हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस या माइनस। ठीक है, प्लस कब करेंगे जब हमें प्रॉफिट होगा, माइनस कब करेंगे जब हमें क्या होगा लॉस। तभी हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो 100 प्लस क्या कर रहे हैं हम प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट मुझे हो रहा है, और नीचे आएगा 100। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 500, अरे है ना सेलिंग प्राइस, इस 100 को मैं इधर ले आऊंगा, ये आ गया 100। अब देखो 100 में जब मैं 25 जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, अरे प्रॉफिट 25% ही हो रहा ना, 25 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 125, और मुझे यही तो निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को उधर ही रहने दिया। बस इसको मैं काट लूंगा, देखो 25 से काटूंगा, देखो 125 को, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से काटूंगा क्या आ जाएगा 100, और इंटू कर दूंगा कितना आ जाएगा 400। 400 में दिख रहा है क्या, भाई डी इज आंसर, खत्म बात। वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं कि 25% का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 25 का मतलब ही होता है 25/100, होता है कि नहीं होता है, और 25/100 का मतलब ही होता है 1/4। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे है ये है कॉस्ट प्राइस, क्या है, और ये प्रॉफिट। बात समझ आ गई, ये प्रॉफिट। तो 1 रुपये प्रॉफिट पे कितना हो रहा है 4, इस टाइप से निकालते हैं। बात समझ आ गई। तो इसके माए से जो अंतर आएगा तो 5 4। अब ये चीज क्या होती है, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो तो तभी आपको समझ में आएगा, आपको जनरली आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप थोड़ा सा कंसेप्ट से चलोगे ना तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा, ये गलत होने के चांस कम है। ठीक है, बढ़े आगे। फिर देखो ये अगला प्रश्न है, और ये भी मैंने पढ़ाया था, इधर ध्यान दो बेटा। जैसे एक प्रश्न है कि एक छात्र अपने गांव से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, इधर बेटा ध्यान, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या हो जाता है वापिस आ जाता है। यदि पूरी यात्रा में उसको इतना समय लगा है तो गांव से स्कूल के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये सारे प्रश्न मैंने कराए थे टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले तो समझो, ये मान लो 2 मिनट के लिए आपका ये घर है, और ये यहाँ पर क्या है आपका स्कूल। तो ए से मान लो हम बी तक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम ए से बी तक हम जा रहे हैं। पहले कितने की स्पीड से गया वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया, और कितने की स्पीड से वापस आया वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि देखो इस वाले ही प्रोसेस के अंदर देखो आपको डिस्टेंस सेम है, क्या सेम है डिस्टेंस सेम है, और जब डिस्टेंस सेम होती थी तब हम एवरेज स्पीड निकालते थे, क्या निकालते थे एवरेज स्पीड।
और एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला निकाला था, ये था 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, ऐसे निकाला था मैंने। और देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ऐसे जब भी इस प्रकार का प्रश्न है ना, पहले बना लो आप। जैसे ए से मैं क्या गया, कहाँ पे गया, बी, यहाँ पे स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर की, और फिर कहाँ पे आ गए थे हम, y पे। तो देखो जब भी ऊपर नीचे मुझे दोनों को मिलाना है, तो दोनों को पहले कुश्ती कराऊंगा मैं। बात समझ गई, दो है तो दो लिया मैंने, दोनों को क्रॉस कर दिया और दोनों को नीचे डाल दिया। ठीक है, अब सुना एक और चीज थी। मान लो ऐसा सिस्टम हो कि एक व्यक्ति है जिसकी क्या हो, टाइम सेम हो। जिसे टाइम सेम हो मतलब 1 घंटे तक किसी स्पीड से चला, मान लो एक स्पीड से चला। अब कम स्पीड होगी तो कम दूरी तय करेगा, ज्यादा स्पीड होगी ज्यादा दूरी करेगा। फिर उतने ही समय तक कोई दूसरी स्पीड से चला तो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा। देखो ऐसा बनेगा। और इसमें मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, तो देखो दोनों बेचारे साथ साथ में, तो दोनों को बस जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो। इस केस में ऐसे एवरेज स्पीड निकालते हैं हम बस। हाँ, ये टाइम सेम है और ये डिस्टेंस सेम है। तो देखो ऐसे याद करो ना, ऊपर नीचे भाई साहब, दोनों की पहले कराएंगे कुश्ती, करा दी, और दोनों को जोड़ देंगे। ये कब था, जब डिस्टेंस सेम थी, ये हमें खुद पता करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या था, टाइम सेम था, ये T1 है T2, तो टाइम सेम है तो हमें ऐसे एक्स वाई ले लिया। इसमें एवरेज स्पीड निकालें तो दोनों एक ही लाइन में ना बेचारे, तो दोनों सीधे साधे, तो दोनों को जोड़ा, 2 से भाग लगा दिया। इसमें एवरेज स्पीड ऐसे निकालते। चलो मेरे पास एवरेज स्पीड आ गई। अब देखो एवरेज स्पीड आ गई तो इससे निकालूंगा x से 2xy से। तो देखो एवरेज स्पीड हो गई 2 × 4 × 6 डिवाइड बाई 4+6। अरे है कि नहीं है, 2 × 4 × 6। अब इसको जोड़ा, काटना वाटना, डायरेक्ट लिखा 10। अब इसका इंटू कर लो, देखो 2 का इंटू 4 में करूंगा तो 8, तो 8 इंटू 6 में करूंगा 48, तो 4.8 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गई मेरी, मतलब इस स्पीड से जा भी रहा है और इस स्पीड पे क्या आ रहा है, आ भी रहा है। अब सुनना बात, अब उसने क्या बोल रखा है, देखो यदि पूरी यात्रा में, पूरे यात्रा में क्या कर रहा हो, पूरी यात्रा में जा भी रहा है आ भी रहा है, टोटल टाइम कितना है, 4 घंटे 10 मिनट। बात समझ गई। तो जो हमारा फॉर्मूला होता था डिस्टेंस का, डिस्टेंस जो होती थी, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। बात समझ गई। स्पीड कितनी है मेरे पास, 4.8। वैसे मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया आपको, ठीक है, एक फॉर्मूला बताया 4.8 इंटू टाइम कितना है, तो जो 4 घंटे 60 मिनट, तो जो ये पीछे जो मिनट लिखाना है इसको पहले हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4, तो ऐसा ही है, जैसे 10 मिनट है, 10 मिनट को अगर हावर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए 60 का भाग देना पड़ेगा, तब जाके आएगा। ये 1/6, तो इसको इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा, 25/6। बात समझ में आ गई। 6 से देखो ये नीचे निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, 6 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आया कि नहीं आया। फिर देखो 5 से काट दूंगा, 25 25, 5 दूना 10, इसको काटूंगा कितना आएगा, 4, ये कितना आ जाएगा 20, कितना आएगा 20। अब सुनो बात ये आ गया, डायरेक्ट निकल गया। बात सुने, थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन था, पर थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ो, सब कराया है, कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूला लगाना था, आंसर निकालना था बस। बढ़े आगे। ये अगला प्रश्न है आपके पास। अब देखो ये फिर से वही प्रश्न आ गया, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखो यहाँ पे दे रखा AFCHEJ, जैसे ये सीरीज है ना, तो सुनो 2 मिनट लॉजिक लगाओ आप। यहाँ पे देखो A के बाद F आया, फिर देखो कम हो गया C आ गया, फिर देखो H आया, फिर कम हो गया। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 सीरीज फिट कर दी उसने, 2 सीरीज फिट कर दी, और 2 सीरीज जब भी फिट करेगा देखो ऐसा आ जाएगा। बात समझेंगे। तो A के बाद C आया, C के बाद E आया, E के बाद क्या आएगा, G, क्योंकि F छोड़ेगा वो, तो G आएगा। और यही तो पूछना चाह रहा था, बताओ। कुछ भी नहीं था इसमें, है कुछ, चलो बस पहचानना ही है। और ये आप है ना, जब आप एक ही पेपर के ऊपर जब अल्फाबेट लिख लोगे ना, सब चीज आपको दिखेगी। चलो हाँ, सब कठिन है, ठीक है। आपको ये पहचानना है, बताओ क्या आएगा। ठीक है, अब सुनो बात, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इधर देखो, इधर देखो, जैसे 11 है तो आप कुछ ना कुछ फिट करा, देखो मैंने
11 से देखो मैं अगर डबल करूंगा तो कितना आएगा 22। तो 22 है क्या, 22 है क्या, नहीं, इंटू 2 करा प्लस 2। फिर देखो यहाँ पे है 74, तो इंटू 3 प्लस 3, यहाँ करूंगा इंटू 4 प्लस 4, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको क्या करूंगा इंटू 5 प्लस 5, बस कर लो। 304 में इंटू 5 करो, 5 चौक 20 और कितना हो जाएगा 15, पर 5 जोड़ूंगा भी तो सही। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, बस आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे ना उसके अंदर तो आपको सब चीज दिख जाएगी। इंटू करोगे ना, ये सब पढ़ा है हमने, कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। जब भी हम इस टाइप से इंटू करेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा, थोड़ा एक दो वर्ड भी कर लोगे ना तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा उसमें। हो सकता है यहाँ पर माइनस हो जाए, जैसे मान लो अभी तो यहाँ प्लस कर दिया उसने, 11 इंटू 22, 11 का डबल करा 22 प्लस 2 करा 24, हो सकता है आपको यहाँ पे डबल करके 2 माइनस कर देता तो 20 आ जाता, माइनस में चला सकता है, सब कराया हमने। फिर देखो ये एक प्रश्न है, बताओ। तो देखो ये यहाँ पे लिखा है PRAGYESH। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, देखो यहाँ पे जैसे P है, तो अगर आप यहाँ पे P मिलाने जाओगे तो देखो P का या तो कुछ ऐड कर देता है, यहाँ पे वो कुछ ऐड कर देता, P के बाद Q आ जाता, R आ जाता, ऐसा कुछ बना देता। अब देखो मैंने यहाँ P का देखा, देखो देखो मुझे यहाँ पे मिला P, ठीक है, फिर मैंने R देखा तो R मुझे यहाँ पे मिला, A देखा था यहाँ, मतलब 3 लेटर को उसने उल्टा करके लिख दिया, मतलब ये जो 3 लेटर थे इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पे लिखा, ये ARP बना। फिर देखो GH, ये GY तो ऐसा का ऐसा रखा उसने, देखो ये 2 लेटर क्या रखे उसने, ऐसे कैसे रखे, ये GY ऐसे रखा। और फिर देखो इसमें देखो ESH, तो देखो E यहाँ पर है, H यहाँ पर है और H यहाँ पर है, उल्टा लिख रहा है, इनको क्रॉस कर दिया HSE। तो कुछ नहीं, मुझे एक रिलेशन मिल गया कि जो भी 8 लेटर है उसमें जो शुरू के 3 है उनको घुमा दिया, बीच को ऐसे कैसे रहने दिया, फिर बाद के 3 को घुमा दिया। अभी 8 थे 7 भी हो सकते, बीच में एक को एक ही जगह रखता, बाकी तीनों को घुमा देता, ऐसे कर सकता है। सब पढ़ा है अभी हमने ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, क्या निकालना है आपको, धर्मेश का बना देंगे, धर्मेश का, तो ये यहाँ पे ए आ जाएगा, एच ऐसा कैसा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा डी, और आर एम ऐसा कैसे रहेगा, फिर इसको घुमा देंगे, ये एच आ जाएगा, ये एस आ जाएगा और ये आ जाएगा, कहीं दिख रहा है ये, बस बना लिया। आपको एक पैटर्न कंसेप्ट ही तो ढूंढना है उसके अंदर, लॉजिक ही तो ढूंढना है कि क्या लॉजिक उसने लगाया। थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना तो आराम से आपको देखने को मिलेगी सारी चीज। कहाँ है, हाँ तो हो सकता है प्रिंट में दिक्कत हो, पर आपको तो आंसर चेक कर लेना है, लॉजिक देख लेना अपना, हमारा कौन सा लॉजिक फिट हो रहा है। चलो मिला लेना आप, कौन सा आंसर आ रहा है, सी। चलो ठीक है, बढ़े आगे। देखो हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना नहीं है, हमारा पर्पस है कि कोई प्रश्न आ रहा है तो उसके पीछे हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, क्या कंसेप्ट हम उसके पीछे ढूंढ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न आए 1 तारीख को हम उसको कैसे कर पाए। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम 2 5 10 मिनट और चर्चा करेंगे कैसे हम तुक्का लगा लें। हाँ 2 5 प्रश्न अगर तुक्का लगा ले आपको काम हो जाएगा, और ये सब में काम देगी, अब यूजीसी नेट में काम देगी। फिर देखो यहाँ पे बोल रहा है देखो सभी यूनानी पुरुष है, सभी एथेनियन क्या है, यूनानी, तो सभी एथेनियन पुरुष है। अब देखो ये जो कंसेप्ट चल रहा है ना, ये जो कंसेप्ट है ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, निगमन जो सिलोजिज्म्स होता है ना उसके अंदर फॉर्म होते हैं, प्रथम टाइप का फॉर्म है, फर्स्ट फिगर है। कैसे करोगे फर्स्ट फिगर, देखो यहाँ पे अब इंग्लिश का देखोगे ना, आपको इंग्लिश का मिलेगा, क्या लिखोगे, ऑल ग्रीक, है ना, ऑल ग्रीक्स आर मेन, ठीक है, ऐसे मिलेगा ना। फिर ऑल जो ग्रीक है उसी को तो क्या बोलते थे हम, एथेनियन, आर ग्रीक, ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम कि ऑल एथेनियन आर क्या है, मेन, ये देखा हमने। अब इसके अंदर वो यही पूछना चाह रहा है कि ऊपर दिए गए निगमन कौन सा रूप है, कौन सा रूप दिख रहा है आपको इसके अंदर, तो देखो ई भी आ गया और क्या आ गया, मेन भी आ गया, ये ई आ गया और ये क्या आ गया, मेन।
तो देखो ये जी बचा कि नहीं बचा, ये मिडिल टर्म हुई कि नहीं हुई, अरे देखो ना, ये दिख गया, ई आ गया, ये ई आ गया, ये मेन आ गया, ये मैन आ गया, और देखो ग्रीक ग्रीक यहाँ रह गया, मतलब ग्रीक क्या है इसके अंदर, मिडिल टर्म। और जब मिडिल टर्म होती है तो मिडिल टर्म जब इस रूप में होती है तो उसी को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म ही तो है, कुछ भी फॉर्म पूछ सकता है। ये आपका अभी हाल जस्ट मैंने इसके पहले आपको कंसेप्ट बताया था फिगर वाला, ठीक है। ठीक है, अगला एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, मतलब 2024 का सेट का अगर पेपर देखोगे तो 2022 और 2000 मतलब 2018 और 2022 की तुलना में थोड़ा सा अच्छा पेपर है, अच्छा कंसेप्ट वाले। हो सकता है कभी आपका 1 मार्च को जो सेट का पेपर आए वो इससे भी अच्छा लेवल का मिले आपको, ठीक है, अच्छा लेवल का। देखो अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, देखो पूरा प्रॉपर तरीके से, नहीं तो अभी 2018 का पेपर देखो आप कितना सिंपल था, ठीक है। तो इसीलिए बोलते लोग जब समय बलवान होता है तो गधा भी पहलवान होता है, वही वाली बात है। बहुत सारे लोगों ने सेट निकाल लिया उस समय, तो वो यही बोलेंगे आपको क्या रखा है सेट में, है ना। चलो आ जाओ, दिए गए वेन आरेख का प्रतिनिधित्व क्या है, ठीक है। ये वेन आरेख आपको दिया गया है और इसके अंदर ये दे रखा है आपको, ये पहचानना है क्या लिखा है, ठीक है। आज देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना है, इस डायग्राम का इंटरप्रिटेशन करना है। देखो ये डायग्राम आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो आपको ये देखने को मिलेगा कि देखो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्रेडिकेट है, और ये क्या है, मिडिल टर्म। बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और क्या है, मिडिल टर्म। और इसके अंदर आपको ये पता करना है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखेगा आपको कि सम एस आर पी, या ऐसा बोलेंगे सम नोट, या सम एस आर एम, एम एम लिखेंगे ना, हाँ, क्रॉस का मतलब होता है नोट, नोट है, तो सम एस आर क्या आएगा बताओ, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ऑल एस, मतलब नो एस आर एम भी तो बोल सकते हैं कि कोई भी एस जो है वो एम नहीं है, क्रॉस लगाए ना, क्रॉस, क्रॉस लगाए, क्रॉस का मतलब नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ऑल एस आर या नो एस आर एम, एम का मतलब था मिडिल टर्म, ठीक है। फिर देखो पी, पी को क्या बोलेंगे हम, सम पी आर एम, ठीक है। या कुछ और भी टेक्निकल टर्म हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। चलो इसको अपन और देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या नए टाइप का प्रश्न है, हो सकता है कि इसके अंदर जो क्रॉस वाला दे रखा है इसको थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा कि नोट वाला कब लगता है और सम वाला कब लगता है, क्योंकि जब क्रॉस होता है ना सम नोट में लगता है वो, ठीक है। देख लेंगे भी एक बार इसको अपन। वैसे इसका आंसर क्या दे रखा है उसने, ई आई और 4, इसका मतलब जो पहला जो प्रीमाइसेस है वो कैसा है, यूनिवर्सल नेगेटिव, फिर ई वाला है मतलब सम पॉजिटिव, और ओ वाला है मतलब कंक्लूजन क्या है, सम नोट वाला, ठीक है। अभी एक देख लेंगे अभी एक बार अपन। और कौन सा प्रश्न है, अरे ये प्रश्न, ठीक है। अब देखो ये एक प्रश्न पूछ रहा है कि बोध के अनुसार सामान्य लक्षण किसके द्वारा जाना जाता है। तो देखो ये हम सब ने ये जो पढ़ा था, ये सामान्य लक्षण है ना, लक्षणोतार्थ, ये सब पढ़े थे हमने अनुमान के अंदर, अनुमान का जो प्रारूप हम पढ़ रहे थे ना उसी के अंदर पढ़ रखा है। तो देखो आप खुद सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमने जो ज्ञान के जो साधन थे, मीन्स ऑफ नॉलेज थे, उसके अंदर हमने कितने पढ़े थे, 6 के अंदर पहला जो था वो था परसेप्शन, है ना, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो वो प्रत्यक्ष के अंदर 6 चीज आती थी, 5 तो हमारी इंद्रिय आती थी और एक हमारा अंदर का मन आता था जिसके अंदर हम जानते थे, 6 हो गया। अब देखो इससे आपको कुछ भी नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है ना, सुधा आपने पहचान ही लिया, पता ही कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो इसके बाद जो आता था ना अनुमान, यही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और यही आपके सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न आपके बनते हैं,
तो लॉजिक कभी भी इस टाइप से आए ना, क्या आएगा, तो अनुमान ही आएगा। वैसे सब पढ़ाया मैंने अनुमान के अंदर, ये अनुमान के बहुत सारे प्रकार आएंगे आपको। अनुमान के कई प्रकार से हमने डिवाइड कर रखा था, उद्देश्य के आधार पर अनुमान अलग थे, ठीक है, एक प्रोसेस के आधार पर अलग थे, एक मेथड के आधार पर अलग थे। तो यही पूछ रहा है कि जो सामान्य लक्षण है वो किसका उदाहरण है, किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है ये अनुमान, क्योंकि प्रत्यक्ष तो आपका आएगा नहीं, ठीक है, बात समझ आ गई। और जो शब्द होते हैं, तो शब्द में अंदर एक आता है दृष्टांत, है ना, अलग एक आता है अलौकिक, मतलब ईश्वर ने दिए शब्द। जैसे हमारे जो वेद है वो कैसे हैं, अलौकिक, मतलब इनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, किन्होंने लिखा है, भगवानों ने, देवताओं ने लिखा है। और भगवान ने अगर किसी चीज को लिखा है तो क्या उसमें कोई गलती हो सकती है क्या, नहीं, इसको अचूक बोलते हैं, मतलब उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। और हम जो करते हैं, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, और कोई डॉक्टर ने मान लो आपको देखा और आपको देख के आपको कोई बीमारी देखी, अच्छा आपको ये दिखा रही है, हो सकता है उससे कोई गलती हो जाए, बात समझा गए, पर कोई डॉक्टर भी बोलेगा तो वो भी एक शब्द है, वो भी एक प्रमाण है। इस टाइप से शब्द के अलग प्रकार थे। तो यही पूछना चाहता था कि किसका है सामान्य लक्षण, किसका उदाहरण, सामान्य लक्षण किसका उदाहरण है, अनुमान, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये एक होता है स्वलक्षण और एक क्या होता है, सामान्य लक्षण। फिर देखो अगला प्रकार है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अब देखो जब इस प्रकार की जब चीजें आती है, मेरी बात सुन लो, इस प्रकार की जब चीजें आती है, क्योंकि आपने प्रभाकर मीमांसा तो पढ़ी नहीं है, क्योंकि मीमांसा के अंदर भी बहुत सारे प्रकार पूछना चाह रहा हूँ। तो देखो ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, आपको जो सिंपल सा जो इंडियन लॉजिक के अंदर जो पढ़ा है ना वो रटना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो प्रभाकर लॉजिक के अंदर किस चीज को नहीं माना है, अनुपलब्धि को, ठीक है, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या। ये प्रभाकर मीमांसा, तो देखो बहुत टाइप के प्रकार बनेंगे आपके इसके अंदर भी। और कौन सा है इसके अंदर, फिर देखो ये पायलट सर्वे क्या है, मुझे आप बताओ, मुझे इसका आंसर बताओ आप आंख मीच कर। अरे हाँ यही तो है, सबसे बड़ा दिख रहा है। देखो सुनो बात, इधर देखो, आपने कभी सुना है पायलट प्रोजेक्ट, सुना तो है, पर क्या होता है ये थोड़ी पता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो चार ऑप्शन बढ़ेंगे। एक ऑप्शन है यहाँ पर, एक सर्वे जो हवाई मार्ग से पायलट की मदद से किया जाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि एक सर्वे जिसमें प्रश्नों को छोटे समूह पर परीक्षण किया जाता है ताकि प्रश्नों को परिष्कृत किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है, जैसे सरकार कुछ योजना चलाती है ना, जैसे भी भारत में एक योजना चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि एक जिले का एक उत्पाद होना चाहिए। अभी ये हम पूरा देश में चला रहे हैं, पर पहले पूरे देश में नहीं थी ये, पहले उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में चलाई गई थी, और वहां पे देखा कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, तब जाके पूरे देश में चलाई है हमने। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है ना, उसको पहले छोटे स्तर पर करके देखते हैं हम कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं, बस। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है। तो देखो इसके अंदर आपको अलग ही आंसर दिख रहा है, और मैंने बताया था जो अलग ही दिख जाए आपको, सबसे बड़ा दिख जाए, जिसके अंदर सारी चीज मिला के आ जाए, वही आपका आंसर है, ये मिला देना, बात समझ आ गई, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। ये आपका वैसे रीजनिंग का प्रश्न आ गया, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रश्न आ गया, ठीक है। इसमें डीआई के प्रश्न है कि नहीं, 35 वाला, हाँ 34 35, 34 और 35 देख लो। देखो ये सिंपल सा प्रश्न पूछा है इधर, देखो सुनो बात, यहाँ पे लिखा है दूसरे द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए डाटा क्या कहलाते हैं, दूसरे लोग, सीधी सी बात, अभी पढ़ा हमने सेकेंडरी डाटा। और डाटा में बस यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सिंपल सा, सेकेंडरी डाटा आ गया, ठीक है। एक 35 वाला देख लो, चलो ये देख लो। अब सुनो बात, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, लाइन ग्राफ तो बहुत ही सिंपल होते हैं। इधर देख लो मैडम, देखो निम्नलिखित रेखा चित्र में 2020 से 2024 तक छात्रों के नामांकन का डेटा है, मतलब इनरोलमेंट दे रखा है उसने, और वो ये कह रहा है कि गणना कीजिए 2024 में न्यूनतम कितने छात्रों का नामांकन होना चाहिए ताकि 6 वर्षों का औसत नामांकन इतना हो जाए। अब मुझे एक छोटा सा लॉजिक सुनो, आप बात को एक बात बताओ मुझे, ये 20, 21, 22, 23, 24 दे रखा है, मैं बोल रहा हूँ ना कि डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम पे कुछ नहीं पूछ रहा है एमपीपीएससी। देखो आप एक प्रश्न में सिर्फ एक प्रश्न, इतना बड़ा दे रखा है चार्ट, उसमें एक प्रश्न पूछा है वो भी एवरेज का। तो देखो आपसे पूछ रहा है 25 का बताओ, किसका बताओ, 25 का बताना है, और मुझे सिर्फ पूछ रहा है एवरेज। तो देखो अभी हमने एक एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा था
जब भी हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में क्या निकालते हैं हम कि जो भी पद होंगे ऊपर, पदों का क्या आएगा, योग, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, सब पदों का योग, और नीचे आएगा पदों की संख्या, कितने पद है, पदों की। सिंपल सा, जब भी आपसे एवरेज का प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न आया। अब सुनना बात, आपको यहाँ पे दे रखा है कि 2025 में न्यूनतम कितने छात्रों को नामांकन किया जाए, 6 औसत, देखो 6 वर्षों का औसत कितना दे रखा है, 640। तो देखो एवरेज कितना है, 640। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, उसने खुद बोला है 6 वर्षों का। तो देखो पदों की संख्या 6 है ना, तो मैं इधर ले आऊंगा तो इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। अब पदों का योग 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में मुझे बताना है। तो देखो 20 के अंदर कितने पद है। अब सुनो, मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो एक्चुअल में उसने डायग्राम ही ऐसा बना रखा है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि 200 है कि 300 है, बीच में लटका दिया उसने, देखो, अरे दिखा ये ना तो यहाँ पर है, नहीं दिख रहा है, दिख जा सिम सिम, अब दिखा, दिख जा, दिख गया। अब ये नहीं दिखेगा इधर क्या लिखा है, दिखा। अब देखो आप खुद देखो, ये ना तो यहाँ पर है और ना यहाँ पर है, ठीक है, चलो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी दिक्कत है, क्या ले, ठीक है, बीच का भी मान सकते, ऊपर का मान सकते, नीचे का मान सकते, जो मानना मान सकते, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे इस प्रश्न में। बीच का ले लेंगे तो हम 250 ले लेंगे, देखो जनरली हम 250 लेके चलेंगे। तो देखो 2020 के अंदर कितने स्टूडेंट थे, 250 प्लस, फिर देखो 2021 के अंदर कितने हैं, 500, ठीक है, 2022 के अंदर कितने हैं, 400, और 2023 के अंदर कितने हैं, क्या दिख रहा है, 600 है 700 है, 600, 680 तो नहीं ले सकते, 700 है, कितना है, देखो कितना है, क्या, दो, अरे एक्चुअल में जो एग्जाम में पेपर आया वो दो, अरे अच्छा उसने खुद ने डाटा ही लिख दिया ना, इसमें तो दिक्कत ही नहीं ना, क्यों परेशान करो जब से, चलो लिखा हो देख रहा हूँ फिर भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, टाइपिस्ट ऐसा कभी कभी ऐसा कर देता धोखा। चलो इसने खुद दे रखा है, देखो ये कितना है, जब इसने दे ही दिया है तो फिर तो दिमाग नहीं लगाना है, 300 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये कितना है, और ये कितना है, उसने दे ही रखा ना, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना, तो डायरेक्ट देखो सबको जोड़ दूंगा मैं, 500 300 800 400 1200 1200 600 1800 और 1800 700 2500, कितना आ गया टोटल 2500। और सुनो मुझे 25 का पता ही नहीं है ना, उसको मैं एक्स मान लूंगा, क्योंकि आपसे ये पूछ रहा ना कि 2025 में क्या होगा, तो मुझे एक्स मान लिया, और आपका एवरेज कितना दे रखा था 640, और उसमें 6 का मैंने इंटू कर दिया, बस सोल्व कर लो आप। तो देखो आपको इसका इंटू करोगे आप, देखो मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए, इस 2500 को मैं उधर ले जाऊंगा, अब देखो इसमें इंटू करूंगा, 6 चौक 24, कितना बचा 2, 6 36 और 2 कितना होगा 38, तो देखो इसमें से 2500 में घटा दूंगा, क्या कर दूंगा, ये 4, ये बच जाएगा कितना 3, 1340, ये रहा 1340, कुछ भी नहीं था, बताओ मुझे क्या था इसमें, सिंपल सा लॉजिक है, बस आप तो इतना सा याद करो कि जो एवरेज का जो फॉर्मूला है ना, बस एवरेज का फॉर्मूला ध्यान रखो आप, तो बात समझ में आ गई, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना कि ऊपर पदों का योग नीचे पदों की संख्या बराबर एवरेज, बस उसमें वैल्यू रखोगे आपका काम है। सब कॉन्ट्ररी, सुनो बात इधर देख लो, अरे बेटा बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रही मैम, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 28 है
क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है सब कॉन्ट्ररी, क्या पूछ रहा है? सब कॉन्ट्ररी। और सब कॉन्ट्ररी देखो यहाँ पे था ए, यहाँ पे था ई, यहाँ पे था आई और यहाँ पे था ओ, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है सब कॉन्ट्ररी का। तो आपसे यही पूछना चाहता है कि किसके बीच में रिलेशन होता है? बस ये आंसर है। देखो कौन सा आंसर है? बी। खत्म। प्रश्न शुरू होने से पहले खत्म हो गया है तो। और बताओ। चलो बस ठीक है, हो गया, करे बंद कि और कुछ बचा है? कहाँ है वेन डायग्राम? अच्छा वो तो देखेंगे भी अपन उसमें, क्योंकि देखो वो क्या है, लॉजिकल रीजनिंग